वो एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से छोटी जटिल मशीनों से बनी है। हर एक मशीन बिना थके काम कर रही है उन अजूबों को बनाने के लिए जो हम अपने आसपास देखते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक चमत्कार हैं, सेल्स, जीवन की मौलिक इकाइयां। जैसे एक घर ईंटों से बना होता है, वैसे ही हमारे शरीर और सभी जीवित जीव खरबों ऐसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं। हर सेल एक आत्मनिहित इकाई है जो जीवन के सभी बुनियादी कार्य करने में सक्षम है। जीवन की इन उल्लेखनीय इकाइयों की संरचना, कार्य और महत्व की खोज करती है। सूक्ष्म जगत की हमारी यह यात्रा सदियों पहले माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ शुरू हुई थी। 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट हुक नाम के एक जिज्ञासु वैज्ञानिक ने अपने अल्प विकसित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा। अपनी हैरानी के लिए उन्होंने एक छत्ते जैसी संरचना देखी जो छोटे छोटे डिब्बों से बनी थी, जिसका नाम उन्होंने सेल रखा, जो भिक्षुओं द्वारा बसाए गए छोटे कमरों के नाम पर था। हुक के इस अभूतपूर्व अवलोकन ने सेल बायोलॉजी को जन्म दिया, जिससे वैज्ञानिक अन्वेषण में एक नया मोर्चा खुल गया। अगली कुछ शताब्दियों में माइक्रोस्कोपी और स्टेनिंग तकनीकों में प्रगति ने वैज्ञानिकों को कोशिकाओं की छिपी हुई दुनिया में गहराई से जाने की अनुमति दी। उन्होंने पाया कि कोशिकाएं केवल खाली कक्ष नहीं थीं, बल्कि एक जटिल आंतरिक संरचना थीं। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विकास ने कोशिकाओं की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उनके जटिल ऑर्गेनेल और अंदर की आणविक मशीनरी का खुलासा किया। आज सेल बायोलॉजी अनुसंधान का एक जीवंत क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें वैज्ञानिक लगातार नई खोजें कर रहे हैं जो जीवन के रहस्यों पर प्रकाश डालती हैं। प्रत्येक कोशिका एक पतली, लचीली बाधा से घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली के रूप में जाना जाता है। यह द्वारपाल के रूप में कार्य करती है, जो अणुओं की गति को नियंत्रित करती है। यह हमारे घरों की दीवारों की तरह है, जो आंतरिक वातावरण की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स की एक दोहरी परत से बनी होती है। यह चुनिंदा पारगम्य बाधा कुछ अणुओं को गुजरने देती है। एम्बेडेड प्रोटीन चैनल, ट्रांसपोर्टर और रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करते हैं। कोशिका झिल्ली एक गतिशील और आवश्यक घटक है, जो अखंडता सुनिश्चित करता है। अधिकांश मानव कोशिकाओं के केंद्र में एक गोलाकार कंपार्टमेंट होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। जहाज के कप्तान की तरह नाभिक सभी सेलुलर गतिविधियों को निर्देशित करता है, जिसमें जीवन का आनुवांशिक खाका होता है। डीएनए गुणसूत्र नामक संरचनाओं में व्यवस्थित यह उल्लेखनीय अणु पूरे जीव के निर्माण और रखरखाव के निर्देश देता है। नाभिक के भीतर डीएनए को आरएनए में स्थानांतरित किया जाता है, एक संदेशवाहक अणु जो नाभिक से साइटोप्लाज्म तक आनुवंशिक जानकारी ले जाता है। नाभिक एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे परमाणु लिफाफा कहा जाता है, जो नाभिक और साइटोप्लाज्म के बीच अणुओं के परिवहन को नियंत्रित करता है। नाभिक में न्यूक्लियोलस भी होता है, जो राइबोसोम को इकट्ठा करने वाला एक घना क्षेत्र है, जो कोशिका की प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी है। नाभिक कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो आनुवंशिक जानकारी के सटीक संचरण और सेलुलर प्रक्रियाओं के समन्वय को सुनिश्चित करता है। नाभिक को घेरे हुए साइटोप्लाज्म है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका को भरता है। इसे कोशिका की दीवारों के भीतर हलचल भरा शहर माने। यह गतिशील वातावरण वह जगह है जहां कोशिका के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। यह गतिविधि का एक छत्ता है, जिसमें अणु लगातार चलते रहते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं और अपने निर्धारित कार्यों को अंजाम देते हैं। साइटोप्लाज्म के भीतर विभिन्न ऑर्गेनेल रहते हैं, विशेष संरचनाएं जो कोशिका के अस्तित्व के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्य करती हैं। ये ऑर्गेनेल एक कारखाने के विभिन्न विभागों की तरह है, जिनमें से प्रत्येक की कोशिका के संचालन को बनाए रखने में अपनी अनूठी भूमिका होती है। ऊर्जा का उत्पादन करने से लेकर प्रोटीन के संश्लेषण तक साइटोप्लाज्म जीवन के जटिल नृत्य के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। साइटोप्लाज्म में रहने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये बीन के आकार के ऑर्गेनेल एटीपी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जो कोशिका की प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा है।
जिस तरह एक बिजली संयंत्र एक शहर के लिए बिजली उत्पन्न करता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से भोजन से पोषक तत्वों को प्रयोग करने योग्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरी ओर राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन कारखाने हैं। ये छोटी गोलाकार संरचनाएं आरएनए द्वारा वहन किए गए आनुवंशिक कोड को प्रोटीन में बदलने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कोशिका के वर्कहॉर्स हैं। प्रोटीन लगभग हर सेलुलर प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, अणुओं के परिवहन से लेकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने तक। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मुक्त फ्लोटिंग पाए जा सकते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर परस्पर जुड़े थैलों और नलिकाओं का एक नेटवर्क है जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। यह कोशिका के निर्माण और प्रसंस्करण संयंत्र की तरह है, जो प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण, तह, संशोधन और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रफ ईआर राइबोसोम से जरा हुआ प्रोटीन संश्लेषण और तह में शामिल है, जबकि चिकनी ईआर लिपिड संश्लेषण और विषहरण के लिए जिम्मेदार है। एक बार जब प्रोटीन को ईआर में संश्लेषित और संशोधित किया जाता है, तो उन्हें गोल्गी तंत्र में ले जाया जाता है, जो प्रसंस्करण और पैकेजिंग में शामिल एक और ऑर्गेनेल है। गोल्गी तंत्र कोशिका के शिपिंग विभाग की तरह कार्य करता है। ईआर से प्रोटीन प्राप्त करता है, उन्हें और संशोधित करता है और उन्हें कोशिका के भीतर या बाहर अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पुटिकाओं में छांटता है। साथ में ईआर और गोल्गी तंत्र कोशिका के भीतर आवश्यक अणुओं के उत्पादन, संशोधन और वितरण के लिए एक परिष्कृत प्रणाली बनाते हैं। ऊतकों को विकसित करने, उनकी मरम्मत करने और नया जीवन बनाने के लिए कोशिकाएं लगातार विभाजित और प्रतिकृति बना रही हैं। कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया सभी जीवित जीवों के विकास, रखरखाव और प्रजनन के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन और मेयोसिस। समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक एकल कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन विकास, ऊतक की मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका अपने डीएनए की नकल करती है और फिर विभाजित होती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बेटी कोशिका को गुणसूत्रों का एक पूरा समूह प्राप्त हो। दूसरी ओर अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यौन प्रजनन के लिए युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं का उत्पादन करता है। समसूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन के दो द्वार शामिल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4 बेटी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में मूल कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। कोशिकाओं की हमारी समझ ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला दी है। कोशिकाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने बीमारियों के कारणों में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, नए नैदानिक उपकरण विकसित किए हैं और अभिनव उपचार बनाए हैं। कई बीमारियां जैसे कैंसर, अल्जाइमर रोग और सिस्टिक फाइब्रोसिस सेल्यूलर स्तर पर खराबी से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अनियंत्रित कोशिका वृद्धि और विभाजन की विशेषता है। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाले आणविक तंत्र को समझकर वैज्ञानिकों ने लक्षित चिकित्सा विकसित की है, जो विशेष रूप से स्वस्थ कोशिकाओं को बख्शते हुए कैंसर कोशिका प्रसार को रोकती है। स्टेम सेल अनुसंधान पुनर्योजी चिकित्सा के लिए अपार आशा रखता है, जो रीढ़ की हड्डी की चोटों से लेकर पार्किंसंस रोग तक बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संभावित उपचार प्रदान करता है। कोशिका जीव विज्ञान एक लगातार विकसित हो रहा क्षेत्र है, जिसमें नई खोजें लगातार जीवन की हमारी समझ को नया रूप दे रही हैं। सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी जैसी इमेजिंग तकनीकों में प्रगति वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व विस्तार से सेलुलर संरचनाओं और प्रक्रियाओं की कल्पना करने की अनुमति दे रही है। CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक के विकास ने डीएनए में हेरफेर करने की हमारी क्षमता में क्रांति ला दी है। जीन फंक्शन का अध्ययन करने और जीन थेरेपी विकसित करने के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। जैसे जैसे हम कोशिकाओं की आणविक दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम जीवन, उम्र बढ़ने और बीमारी के रहस्यों को खोलते हैं। मानव स्वास्थ्य में सुधार
बढ़ती आबादी के लिए स्थायी समाधान विकसित करने और पृथ्वी पर जीवन को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों को समझने के लिए कोशिका जीव विज्ञान का भविष्य अपार आशा रखता है। कोशिका के रहस्यों को उजागर करके हम अपने अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करते हैं।